गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मौर्यन आर्ट कब से शुरू हुआ, उसका मेन फीचर्स क्या था और कुछ पिक्चर्स हम तुम लोगों को दिखाएंगे जो मौर्यन आर्ट से मेन जो चीज़ें हैं उनको दिखाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। भारतवर्ष के जो पहले साम्राज्य बना था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एंसेंट इंडिया में, तो उस साम्राज्य के भारतवर्ष से शिल्प साहित्य के शिल्प शास्त्र में इनका योगदान बहुत ही बड़ा है, क्योंकि उसी साम्राज्य से भारतवर्ष में जितनी जितने अभी तक जो हम लोगों को पता चलता है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे स्ट्रक्चरल स्टाइल हम लोगों को मिला है। उसी के बारे में आज बात करनी है। ये मैंने अशोकन एम्पायर से एक मैप इंटरनेट से लिए हैं तुम लोगों को दिखाने के लिए कि भारतवर्ष में अशोकन एम्पायर कितने जगह जगह तक फैला हुआ था। मौर्यन साम्राज्य को कहाँ तक पूरी तरह से फैला हुआ था। मौर्यन राजवंश की जो फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसा बोला गया है कि जो उनके टाइम में ग्रीक जो ट्रैवलर्स आए थे, वो है मेगास्थनीस। उनका जो इंडिका जो बुक है, वहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि उनका जो राजधानी था चंद्रगुप्त मौर्य का, पाटलिपुत्र ऊँट से बना हुआ था, लकड़ी से। 570 वो एक पिलर से था, और 570 पिलर और 600 से ज़्यादा तोरण जो है इनसे बना हुआ था ये पूरा राजधानी नगर पाटलिपुत्र। राजा जो है वही लकड़ी से बना हुआ है, वुड्स के बहुत ही फाइनेस्ट जो आर्किटेक्चर है उनसे अभी मैंने जो बताया, जो प्राकार बना हुआ था बहुत बड़ा प्रासाद का, और अंदर जो लकड़ी का प्रासाद बना हुआ था पूरा उसी में रहते थे। उसका जो दीवार था और पिलर था वो पूरी तरह से सोने से मुड़ा हुआ था। बहुत ही मतलब बहुत ही सजावट भरी थी। और मेगास्थनीस ने भी ये भी बोला है कि उस वक्त के जो पर्शियन सम्राट थे उनसे उनका जो राजसभा था उनसे भी ज़्यादा सुंदर था पाटलिपुत्र नगर। पाटलिपुत्र बेसिकली गंगा और सोन नदी के संगम स्थल पे बना हुआ था। तो ये बुलंदी बाग में कुमारहार करके है, बुलंदी बाग में इनके एक्सकवेशन साइट से कुछ हम लोगों को तथ्य मिला है, वो आप अभी हम स्लाइड में दिखा रहे हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को थोड़ा बहुत मिला है, तो वहाँ पर एक लकड़ी का बना हुआ प्राचीर हम लोगों को मिला 15 फुट ऊंचा। ये कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी हम लोगों को रेफरेंस मिलता है पाटलिपुत्र नगरी के बारे में। पूरी तरह से लकड़ी से बना हुआ, जो बहुत ही डेकोरेशन से भरा एक साम्राज्य का जो राजप्रासाद होता था, उस प्रासाद का एक्सकवेशन साइट से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिला है। ये हम दिखा रहे हैं, यही वाला ये बुलंदी बाग के एक्सकवेशन साइट से मिला है। ये वाला लेफ्ट साइड में आप लोग देख पा रहे हो जरूर, ये प्राकार है। और ये भी उस वक्त जब एक्सकवेशन हुआ था उसी का एक पिक्चर यहाँ पर है। ये देखो प्लेटफॉर्म है बुलंदी बाग, जो मतलब पाटलिपुत्र का जो राजप्रासाद है, इसका निचला हिस्सा तुम लोगों को जरूर दिखाई देगा। यहाँ पर पिलर है, स्तंभ जिसको हम लोग बोलते हैं, ये भी मिला है। ये जगह में स्तंभ रखा गया है। अभी चंद्रगुप्त मौर्य के जो ग्रैंडसन थे अशोक, अशोक को हम लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे वन ऑफ द बेस्ट किंग हम लोग बोलते हैं अशोक का। ये सिर्फ अशोक के एक बादशाह उस वक्त हुआ करते थे कि जिन्होंने युद्ध को छोड़ के धर्म यात्रा को अपना लिए थे, बुद्धिस्ट धर्म को प्रचार के लिए। और ऐसा एक अलग सा ऐसा कहावत है कि अशोक के टाइम में और भी एसीरिया की जो भी श्रेष्ठ राजा हुआ करते थे, वो अपना शत्रुओं को बहुत मारते थे, और अपना जो राजप्रासाद का दीवार था उसमें वो लिखते थे इनको ये हत्या किए ये सब। लेकिन अशोक भारतवर्ष में अशोक ऐसा ये इन्होंने पूरे पूरे देश में अपने जो जहाँ पर भी, चाहे वो पिलर हो, चाहे वो पर्वत के पहाड़ की दीवार हो, हर जगह में उन्होंने गुहा हो मतलब केव, हर जगह में उन्होंने इंस्क्रिप्शन खुदाई किए हैं। और बहुत सारे इसमें क्या बताया गया, ज़्यादातर बुद्धिस्ट धर्म के जो उपदेश
उपदेश जो है वो उनके बारे में लिखे। तो ये डिफरेंस हम लोगों को मिलता है। अशोक के टाइम में हम लोग बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हम लोगों को मिलता है। ये इंस्क्रिप्शंस ज़्यादातर ये स्तंभ जो हम ये अभी हम दिखा रहे हैं पिलर, इसके यहाँ पर भी लिखा गया। और बहुत सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है उस वक्त के पिलर के साथ साथ पहाड़ी मैंने अभी जो बताया पहाड़ी के केव में उन्होंने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन लिखे। और ये हम लोग जानते हैं कि अशोक से पहले जो भारतीय जो शिल्प शास्त्र का जो भी मिस्त्री हुआ करते थे, तो वर्कर्स वो लोग लकड़ी से ही बनाने के लिए माहिर थे। स्टोन काटर जो क्राफ्ट्समैन स्टोन से बनाना वो लोग शायद उस तरीके से नहीं जानते थे। पर्शियन बहुत सारे क्राफ्ट्समैन्स को लाया गया था एशिया और पारस्य से हमारे देश में। फिर वहाँ से ये लोग शायद नॉलेज लिए थे भारतीय जो क्राफ्ट्समैन हैं। फिर उसके बाद भारतवर्ष में भी स्कल्पचरल फॉर्म बनता रहा। और इनमें से सबसे ज़्यादा है स्तंभ, जिसको हम लोग पिलर बोलते हैं, अशोकन पिलर। ये अशोकन पिलर शायद ये 40 फीट से भी ज़्यादा लंबा ऊंचाई होता था। और ये मध्य प्रदेश के चुनार से जो सैंडस्टोन है वहाँ से आता था और पूरे देश में ये लाया गया। हम लोग देखते हैं वैशाली, रामपुरबा, नंदनगढ़, सारनाथ, सांची स्तंभ हम लोग देखते हैं। स्तंभ का जो है तो दो हिस्सों में बांटा जाता था। इसका अगर आर्किटेक्चरल फॉर्म का हम लोग अगर विश्लेषण करेंगे, ये भारतवर्ष में हर जगह में इस तरीके का अशोक के टाइम में स्तंभ लगाया गया था। ये इसका पर्पस क्या था, हम लोग अगर दो ही बात बोल सकते हैं कि इसका एक पर्पस ये था, अपना जो सीमा है वो चिन्हित करना चाहते थे। और दूसरी बात वो इंस्ट्रक्शन भी भेजते थे, क्योंकि पिलर में ही इंस्ट्रक्शन भी लिख देते थे बहुत सारे, या वो चाहे वो बुद्धिस्ट इंस्ट्रक्शंस हो, रिलीजियस हो या एडमिनिस्ट्रेटिव। तो दो हिस्सों में ये पिलर बना हुआ था, बनता था। एक है स्तंभ दंड जिसको हम लोग बोलते हैं, ये पूरा हिस्सा, और ऊपर का हिस्सा जिसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ शीर्ष। तो इस ऊपर पार्ट में ज़्यादातर पशु मूर्ति हम लोग देखते हैं। और पशु मूर्ति मौर्यन पीरियड में एक बहुत ही बड़ा आर्किटेक्चरल फीचर्स बना हुआ था। हर स्तंभ के ऊपर कोई ना कोई मूर्ति हम लोग देखते हैं, एनिमल फिगर। उनमें से लायन, ऑक्स मतलब बुल, और हाथी और घोड़ा। कभी कभी किसी किसी जगह में धर्मचक्र का भी प्रमाण हम लोगों को मिला है। ये सब जो फिगर है, एनिमल फिगर, इनमें से क्लियरिटी देख के लगता है कि ये लोग पूरी तरह से जीवंत, हम लोग जैसे बोलते हैं लाइव पिक्चर जैसे होते हैं, उस टाइप का स्कल्पचर ये यहाँ पर बनाया जाता था उसके ऊपर, स्तंभ के ऊपर। और उड़ीसा के, अब हम धौली के भी बात करेंगे। धौली का जो हाथी मिला है हम लोगों को, उस हाथी को भी देख के हम लोगों को एक अजीब गरीब सा फीलिंग्स होता है कि उस ज़माने में भी स्कल्पचरल फॉर्म इतना डेवलप कर चुका था अशोकन पीरियड। ऐसा माना जाता है कि अशोकन जो अभी हम दिखाते हैं पूरा डिटेल्स, ये है अशोकन पिलर का पर्शियन इन्फ्लुएंस। अभी हम बोलने वाले थे कि ये जो पर्शियन जो कंट्री थे वहाँ से शायद इन्फ्लुएंस आया था, क्योंकि वहाँ पर भी इस तरीके का स्तंभ और ये देवी है ऊपर लगा हुआ है, मतलब पंख लगा हुआ लायन, एक फिगर। और ये हमारे देश का है, भारतवर्ष का है अशोकन स्तंभ जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कुछ ना कुछ जो भी शिल्प शास्त्रकार है तो ये लोग मानते हैं, सभी लोग मान लिए हैं कि इन पर्शियन इन्फ्लुएंस अशोकन पिलर में पड़ा था। ये मैंने अभी जो बताया, जो एनिमल फिगर अशोक के स्तंभ के ऊपर लगाया जाता था, उसी का ही एक झलक है। नंदनगढ़, रामपुरबा, सारनाथ, यहाँ से मिला है ये। सांकिसा से, यूपी से ये हाथी का कैपिटल मिला है। अशोकन स्तंभ के सबसे बड़ा फीचर्स ये है, पूरा पिलर बहुत पॉलिश था, बहुत ही पॉलिश था। ये लेफ्ट साइड सारनाथ कैपिटल में जो बैक टू बैक लाइन बैठा हुआ है, ये देखो यहाँ पर बाईं तरफ हर्स है, दाहिनी तरफ ये एक एनिमल है, बुल है। तो ये इसका अगर आर्किटेक्चरल फीचर्स हम लोग देखें, इसका एबकस बोला जाता था, और ये पार्सिपोलिटन बेल,
और ये है फ्लूटेड पेटल्स जो फिगर्स हम लोगों को इंडियन इंडियन आर्किटेक्चर में मिलता है। ये सारनाथ कैपिटल यूपी का है और रामपुरबा बुल कैपिटल बिहार से मिला है ये। इसका ही एक फीचर्स है, फ्लोरल डिज़ाइन यहाँ पर मिलता है। और ये लायन कैपिटल है, सबको दिखाई दे रहा है। ये मैंने ऐसे ही दिए कि भारतवर्ष के जो नेशनल एम्बलम है इनको यहीं से लिया गया है। जब भारतवर्ष स्वाधीन हुआ तो उसके बाद भारतीय रुपए में ये फिगर लगा रहता है, आप लोग सब जानते हो। और एक बार देख लेते हैं, पहले ऊपर रहता था एनिमल, बीच में रहता था एबाकस जो प्लेटफॉर्म के ऊपर एनिमल बैठाया जाता था, और निचला हिस्सा होता था बेस। ये मैप है जहाँ जगह पर हम लोगों को पिलर मिला है कैपिटल एनिमल के साथ। ये मैंने इंडियन म्यूजियम विजिट किए थे तो उसी का एक लायन कैपिटल वहाँ पर है, तो इसी के साथ मेरा पिक्चर है। ये बैक टू बैक लायन फिगर वहाँ पर भी रखा गया है, तो ये उसी का ही है कैपिटल। हम बोले कि जो अशोकन पिलर बनाने की जो वजह भी है वो इंस्क्रिप्शन है। ये इंस्क्रिप्शन लगा हुआ आप लोग जरूर देख पा रहे हो। और ये भी है पिलर विथ इंस्क्रिप्शन। ये अशोकन इंस्क्रिप्शन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ऐसे ही लिख के अशोक का इंस्क्रिप्शन पिलर को इंस्टॉल किया जाता था, चाहे वो कहीं दूर हो किसी भी जगह में हो। अशोक का इंस्ट्रक्शन या रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन भेजा जाता था। अशोकन अगर हम लोग देखेंगे, ये थोड़ा एक डिस्क्रिप्शन हम तुम लोगों को दिखा देते हैं। अगर हम लोग ये एनिमल फिगर में से ये सारनाथ वाला कैपिटल अगर हम लोग देखेंगे, इनमें से स्कल्पचरल जो फॉर्म है सारनाथ में जो बैक टू बैक लाइन है, इनमें से इसका जो आँख है और मुंह है और इसका जो ये केसर है, और इसका पैर का जो ये पैर का जो गठन है, इससे हम लोगों को पता चलता है कि ये पूरी तरह से लाइव लगता है। इस तरीके का स्कल्पचर भारतवर्ष में उस ज़माने में नहीं बना था। अशोकन टाइम में ये शुरुआत हुआ था भारतवर्ष में। तो बहुत ही एक अलग परिचय हम लोगों को भारतवर्ष के शिल्पशास्त्र में मिला है अशोकन पीरियड के बाद। अशोकन पीरियड में ये मिला है। अब आते हैं अशोकन टाइम में आर्किटेक्चरल फॉर्म का और एक हिस्सा था स्तंभ को छोड़ के, पिलर को छोड़ के, वो है स्तूपा। हम लोग जानते हैं कि अशोक मध्य प्रदेश के सांची में हम लोगों को एक स्तूपा मिला है जो अभी तुम्हारे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। अशोक ने ये बनाया था। ये पहले ईंट से बना हुआ था। साधु लोग जो थे वहाँ पर अपना रिलीजियस पर्पस के पूरा करते थे यहाँ पर। और हम लोगों को सिर्फ ये स्तूपा नहीं है, मैंने स्तूप के ऊपर तो एक वीडियो दिए हैं, तो आप लोगों को पता चल गया होगा स्तूप कैसे होता है। वो एक अलग तरह का होता है, अलग अलग डेफिनेशन है। हम पूरा डिटेल्स में नहीं जाना चाहते क्योंकि आज हम आर्किटेक्चरल फॉर्म बोल रहे हैं तुम लोगों को मौर्यन पीरियड का। इसके साथ साथ सिर्फ स्तूपा नहीं, ये तो स्तूपा का अर्ली फॉर्म है। ये दमे का स्तूपा अशोक के टाइम में बनाया गया था। इसका फिर उसके बाद इसका डेकोरेशन किया गया है बाद में। सिर्फ ये नहीं है, स्तूपा ही नहीं है। वर्तमान गया डिस्ट्रिक्ट के बराबर जो इलाका है वहाँ पर सुदामा, लोमस ऋषि, बहुत सारा हम लोगों को केव मिला है। बराबर पहाड़ के पास में लोमस ऋषि केव भी हम लोगों को मिला है। ये जो हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं बराबर केव भी हम दिखाएंगे। तो मौर्यन पीरियड में ये भी बना था। ऐसा माना जाता है कि काठ मतलब लकड़ी से इसका जो फॉर्म है अर्ली फॉर्म, उससे ये स्टोन से बनाया गया है। लकड़ी से पहले ये सिस्टम बनता था, लकड़ी से बनता था। फिर उसके बाद यहाँ पर ये ऐसा कहा गया है, ये बाद में ये इसका फॉर्म अशोकन पीरियड में बना है। ये अजबिक संप्रदाय के लिए अशोक ने ये केव बना के दिए थे। और अगर आर्किटेक्चरल फॉर्म हम देखेंगे, बराबर हिल में ये केव का दरवाज़ा है, बराबर हिल का।
ये भी है बराबर केव का, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ये डिज़ाइन हम बताएंगे। ये जो हाथी का देखो यहाँ पर लोमस ऋषि केव का गेट में ये हाथी पूरी तरह से सारी सारी लगा के हाथी खड़ा हुआ है। ये एक बहुत ही सरल तरीके से, मतलब क्लियर सरल तरीके से ये बनाया गया है। और बहुत ही अद्भुत आर्किटेक्चरल फॉर्म हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। ये सुदामा लोमस ऋषि केव 261 में बीसी में बनाया गया था। इसका गेट है, इसका ग्राउंड प्लान, इंस्क्रिप्शन यह भी बताया कि इंडियन म्यूजियम में है। एडिक्स, अशोक के एडिक्स में भी थोड़ा बहुत हम लोगों को शिल्प शास्त्र का थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाता है। वैसे एडिक्ट में क्या है कि अभी हम दिखाते हैं कलसी, ये उत्तराखंड के हैं। कलसी हम विजिट किए थे, यहाँ पर अशोकन एडिक्ट्स है। तो रॉक एडिक्ट है, रॉक एडिक्ट ये उधर चाइना बॉर्डर है, यहाँ पर नीचे जाना पड़ता है। कलसी अगर आप लोग जाओगे बहुत अच्छा जगह है, आप लोग विजिट कर सकते हो। ये है मेरे पीछे कल से रॉक एडिक्ट बना हुआ है। अब यहाँ पर इंस्क्रिप्शन बना हुआ है, एक घर में रखा गया है ये पूरी तरह से। मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये यहाँ पर एक, मैंने इसलिए इसको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर एक हाथी का फिगर बना हुआ है। हाथी का थोड़ा डीप नहीं है, लेकिन इंस्क्रिप्शन ऊपर है, लेकिन उसी के अंदर हाथी का भी एक फिगर बना हुआ है। आर्किटेक्चरल फॉर्म हम लोगों को दिखता है एडिक्ट में भी। इस घर में है वो वाला इंस्क्रिप्शन, कलसी रॉक एडिक्ट इंस्क्रिप्शन। ये ऊपर चाइना बॉर्डर को दिखाने के लिए हम दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि किस बॉर्डर तक ये एडिक्ट बनाया गया था। अभी आते हैं दीदरगंज के मूर्ति के ऊपर, यक्षिनी मूर्ति 3rd सेंचुरी बीसी। ये भी मौर्यन पीरियड का एक बहुत ही बड़ा आर्किटेक्चरल फॉर्म माना जाता है। इसका डिटेल्स ये मध्य प्रदेश चुनार का ही पत्थर से, सैंडस्टोन से बना हुआ है, बहुत ही अच्छी तरह से पॉलिश किया हुआ है। लेफ्ट साइड इसका नहीं है, और नाक में थोड़ा प्रॉब्लम है, दाहिना हाथ में चामर लगा हुआ है। और इसका अगर डिज़ाइन देखेंगे तो कमर में कपड़ा लगा हुआ है, ऊपर का हिस्सा अनकवर्ड है, अलंकरण बहुत ही ज़बरदस्त। और तीनों साइड से ये पिक्चर इंटरनेट से मैंने लिए है तुम लोगों को दिखाने के लिए। मौर्यन पीरियड में ये यक्षिनी मूर्ति का निर्माण, यक्ष जो देव देवी हम लोग बोलते हैं एंशिएंट पीरियड में हम मानते थे, सब लोग मानते थे, तो इसी का एक फॉर्म है। तो दीदरगंज की जो मूर्ति है यक्षिनी मूर्ति, दीदरगंज के यक्षी जो है इसका कुल उच्चता जो है 5 फीट 4 इंच पटना बिहार म्यूजियम में अभी है। 1917 में इसका एक्सकवेशन में मिला था हम लोगों को। और यक्षी इज़ अ फीमेल अर्थ स्पिरिट accepted as a symbol of fertility of Hindu, Buddhist and Jain faith, and it is the female counterpart of the male Yaksha. Yaksha is attendees of Kubera, the Hindu god of wealth. Yakshas were important in early Buddhist monuments as a decorative elements and are still found in many ancient Buddhist archaeological sites. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। यक्षी को बहुत ही मानते थे हमारे एंशिएंट पीरियड में। हम लोगों को बुद्धिस्ट जो भी मोनूमेंट्स है वहाँ पर ये फिगर हम लोगों को दिखाई देता है। तो सांची के वहाँ पर भी हम लोगों को मिला, भारत के आर्किटेक्चर फॉर्म में भी हम लोगों को मिला है। ये मैंने जो बताया धौली का एलिफेंट का भी आर्किटेक्चरल फॉर्म ये है। बहुत ही अच्छा हम लोगों के सामने ये एक आर्किटेक्चरल फॉर्म। यहाँ पर इंस्क्रिप्शन है उड़ीसा भुवनेश्वर के निकट। तो इसका जो मूर्ति है बहुत ही शिल्प शास्त्रकार जो है वो इनका सराहना करते हैं आर्टिस्ट लोगों का। अभी भी बस वही उसी रूप में है ये धौली का हाथी। हम लोग मौर्यन पीरियड के आर्किटेक्चर की अगर बात करते हैं तो ज़्यादातर हम लोग बोलते हैं कि पिलर है या इंस्क्रिप्शन है, तो इस तरीके का बातें बोलते हैं। लेकिन एक पार्ट है जो टेराकोटा हम लोग बोल सकते हैं, मिट्टी से बना हुआ मूर्ति। तो इसका टेराकोटा जो फॉर्म है बहुत ही अच्छा है। तो ये टेराकोटा फॉर्म, इनमें से हम लोग देखते हैं इसका जो मुंह है, इसका मुंह को सिर्फ ढांचे में डाला जाता था, बाद में बाकी जो पार्ट है ये अलग से ऐड होता था। एक पोड़ामाटी जिसको हम लोग बोलते हैं टेराकोटा फॉर्म, तो ये बुलंदीबाग कुमाराहार एक्सकवेशन साइट से हम लोगों को मिला है।
बहुत सारे छोटा छोटा मूर्ति हम लोगों को मिला है। वहाँ से हम लोगों को ये पता चलता है, ये इनकी जो ना पूरा डिज़ाइन अलंकरण हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। अभी हमने बताया इस सिर्फ मुंह को छोड़ के बाकी सब बाद में ऐड किया जाता था। तो यहाँ पर एक नर्तकी का पिक्चर लगा हुआ और एक बच्चे है बहुत हंसता हुआ मूर्ति। यहाँ पर देवी, ये देवी है, नर्तकी है, और यहाँ पर हंसता हुआ बालक का मूर्ति, बच्चे का मूर्ति है। और जो बाद में ये वाला हिस्सा बाद में ऐड किया गया है, बाद में ऐड किया जाता था। तो अजीब गरीब सी ये, ऐसा नहीं है कि मौर्यन पीपल्स केवल मात्र वही स्तंभ बनाने में माहिर थे, ऐसा नहीं है। ये टेराकोटा फिल्म में भी वो बहुत ही माहिर थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पटना म्यूज़ियम में अभी भी है। इन लोग ये सब चीज़ों को रखा हुआ है, तो तुम लोग पटना म्यूज़ियम जा सकते हो और लुत्फ़ उठा सकते हो। तो आज हमने पढ़ा मौर्यन पीरियड के जो भी आर्किटेक्चरल फॉर्म है, बहुत सारे चीज़ें, जैसे पिलर पढ़ा, इंस्क्रिप्शन देखे, और मूर्तिकार मूर्ति की भी देखे, और यहाँ पर टेराकोटा भी लास्ट में देखे। अब आते हैं कंक्लूजन। मौर्यन पीरियड के आर्किटेक्चरल फॉर्म के बारे में ये बताया जाता है कि ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शंस से या जो भी आर्किटेक्चरल फॉर्म्स हम लोगों को मिलता है, ये राजकीय हम लोग बोल सकते हैं। जनरल पीपल से इन लोगों का कनेक्शन बहुत ही कम था। तो राजाओं के लिए ही अपना राज वर्चस्व दिखाने के लिए ये बनाया गया था। तो इसलिए कहा जाता है कि अशोकन ये मौर्यन पीरियड का जो शिल्प शास्त्रकार शिल्प जो भी बना था, वो बड़े लोगों के लिए ही बनाया गया था, मतलब राजा और उनके राजप्रासाद के लिए ही बनाया गया था। तो जनरल पीपल के साथ इसका रिश्ता बहुत ही कम था। ये बस ये फीचर्स हम लोग बोल सकते हैं। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं तुम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। तुम लोग बार बार देखते रहो और बुक ज़रूर पढ़ो, तो बहुत ही और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा तुम लोगों को। थैंक यू वीडियो को अंत तक देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।